एहसास कश्मीर का। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम मनी मैटर्स में खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। नाजरीन, हमेशा की तरह हमने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है अपने मेहमानों को, और सबसे पहले मैं उनका तारुफ करा दूं आपसे। मेरे बाएं जानिब बैठे हैं इनामुल हक साहब, सहाफ़ी हैं, इकनॉमिक्स, बिजनेस और फिनेंस को लेकर इनकी गहरी नज़र है। उनके हमरा बैठे हुए हैं एजाज अयूब साहब। एजाज साहब एक इकनॉमिक रिसर्चर हैं, एनालिस्ट हैं, इकनॉमिक्स, बिजनेस, खासतौर पर बैंकिंग पे इनकी गहरी नज़र है। इन दोनों मेहमानान से गुफ्तगू करेंगे, और आज जो हमारा टॉपिक है, जो मौजू हमने चुना है आज की नशिस्त के लिए, वो है कि हम जो बैंकिंग की सर्विसेज हासिल करते हैं मुख्तलिफ बैंकों से या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो मैं अगर बज़बान आसानी कह दूं तो मुफ्त नहीं आता। उसमें कोई कॉस्ट्स होते हैं जो हम देते हैं, बिकॉज लेकिन वो इतनी मुख्तलिफ सर्विसेज होती हैं, इतने सारे उनके कॉस्ट्स होते हैं, तो शायद कभी ना हम उनमें ज़्यादा उन पर गौर नहीं करते, या शायद हमें बहुत सारी चीज़ों का पता भी नहीं होता। लेकिन जब से सिलसिला स्टेटमेंट्स का या ऑनलाइन बैंकिंग का आया, अब हर कोई फ़र्द जो है अपने फाइनेंसेस को लेकर या अपने पैसे को लेकर बैंक्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी मुहतात है, और बड़ी बारीक बीनी से देखता रहता है कि कितना पैसा कट गया है। और आमतौर पर कभी हम देखते हैं कि 50 रुपये इस चार्ज पे कट गए, कोई 100 रुपया उस चार्ज पे कट गया। आज ज़रा हम अपने मेहमानों से जानते हैं ये जितनी भी सर्विसेज हम अवेल करते हैं, बैंक से करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करते हैं, एक तो ये कि उनका अपना मैकेनिज्म क्या है कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि लाजमी तौर पे उन्होंने भी बड़े अखराजात करने होते हैं। इतनी बड़ी इमारतें हैं, इतना स्टाफ है, इतना कागज़ लगता है, कंप्यूटर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ये IT जो फराहम करते हैं, तो डेफिनेटली इसका एक कॉस्ट होगा। उनका क्या सिस्टम है कि वो इसको कैसे रिकवर करते हैं। दूसरी ये बात, हम एज कंज्यूमर्स या जो जिनका पैसा बैंक्स में है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, हम कौन से इतने ऐसे सारे कॉस्ट देते हैं, या कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमें पता नहीं है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में या इंस्ट्रूमेंट्स में हैं, जो हमें अवेल करना चाहिए। इस मौजू के साथ सबसे पहले मैं एजाज साहब आपकी तरफ आता हूं। एक बुनियादी सवाल इस टॉपिक को लेकर कि पैसा मेरा है, बैंक ने बड़ी जद्दोजहद की है मुझे ढूंढने में और अपना अकाउंट वहाँ खोलने में, और बाद में मुझे पता चलता है कि बहुत सारे कॉस्ट्स में देता हूँ। मैं अपने पैसे को बैंक में रखता हूँ, आप तो बड़े बड़े वादे करते हैं बैंक, और फिर मैं इसके लिए कॉस्ट क्यों दूँ? इसे प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन करते जी, बैंकिंग सिस्टम का जो बुनियादी फंडामेंटल चीज़ें जो है उसमें है कि पब्लिक से डिपॉजिट उठाना जी, और उसी डिपॉजिट को या तो लैंड करना, कर्जे देना, उसी पैसे या इन्वेस्ट करना। ये बेसिक डेफिनेशन है बैंकिंग की। राइट। लेकिन ये सारा निज़ाम चलाने के लिए बैंक में यू नीड पीपल, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, और एक फिजिकल एज वेल एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो इट हैज़ कॉस्ट्स। राइट। मैंने आपसे 10,000 रुपये का अकाउंट खुलवाया। पहली चीज़, जितना भी मैंने अकाउंट पैसा पब्लिक से उठाया, आई हैव एन ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द रेगुलेटर। मैंने बैंकिंग के लिए लाइसेंस ली है, वो मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है कि आप बैंकिंग ऑपरेट कर सकते हो, आप पब्लिक से पैसा उठा सकते हो, तब जाके आप एक सेफली एक बैंक में रख पाते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट पुट मनी इन एनी बडीज अकाउंट, राइट, रैंडमली। अब ये पैसा मैंने उठाया, लेट से किसी बैंक ने 100 करोड़ उठाया मार्केट से पब्लिक डिपॉजिट्स। अब इस 100 करोड़ का 100 करोड़ बैंक के पास अवेलेबल नहीं रहता है। इसमें कुछ पोर्शन इसको RBI के पास कैश की सूरत में रखना पड़ता है, जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, CRR। 4%, 4.5%, वट एवर द इकोनॉमिक सिचुएशन, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। इसके अलावा इसी 100 करोड़ का, मीन 4 करोड़ चले गए, हम 4 करोड़ एग्जाम्पल लेंगे, और एक रेशियो होता है जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, SLR। मीन्स आप ये पैसे का एक बहुत बड़ा पोर्शन आप सरकारी सिक्योरिटीज में लगाएंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड देगा, वो बॉन्ड खरीदेंगे आप इस पैसे से, या कोई स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड देगी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो बैंक्स को बोला गया है कि 20-21% जो भी SLR का रेशियो सरकार डिसाइड करती है, ये पैसा उसमें लगाएंगे आप। तो बचा कितना? अभी आप अगर 25% इसमें चला गया, 75% ही बचा। उसमें से भी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे अगर आपने लोन दिया है किसी को, उस लोन में 2 किस्म के लॉसेस होते हैं, एक्सपेक्टेड लॉस और अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड लॉस होता है जब कोई NPA हो जाता है तो आप प्रोविजनिंग करते हैं, वो भी इसी पैसे से निकलता है। कभी कभार अनएक्सपेक्टेड भी हो जाता है। हाँ, कभी अनएक्सपेक्टेड, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट में कैपिटल रखना पड़ता है। वो कैपिटल पोर्शन होता है बेस्ड ऑन
योर, हालांकि वो डिपॉजिट का हिस्सा नहीं होता है, वो ओनर सिक्योरिटी होता है जो बैंक ने निकाला होता है। ये हो गए कंप्लायंस कॉस्ट ऑफ इंडिया। मुझे कारपेट और रग्स बहुत ही पसंद है। ये मैट कितना सुंदर है। अरे बागवानी चीजें तो अपने टेरेस गार्डन के लिए परफेक्ट हैं। और यहाँ तो वर्टिकल गार्डन, स्काई गार्डन बनाने का भी सामान है। अपने घर को इको फ्रेंडली दुनिया बनाते हैं भारत सरकार के कॉयर बोर्ड शोरूम से मिल रहे कॉयर प्रोडक्ट से। कॉयर, प्रकृति की देन। कॉयर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें बरसों से बेमसरो पड़ी हों उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गई? पैसे गए? नहीं नहीं नहीं, हल है। बैंक खाते को जारी रखना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से राब्ता करें, खाते को जारी करवाएं और अपनी जो रकम है उसका सूद के साथ क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसके बाद और कॉस्ट होते हैं कि आपने बैंक में पैसा रखा है, उनको मुलाजिमीन होते हैं, जैसे कि आपने इब्तिदाई कलिमात में बोला, यू हैव सिस्टम्स, यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये सारी एक्सपेंसेस कहाँ से निकलती है? पहला जो बैंक का जरिया होता है वो कि लोन दे के लोगों से सूद लेता है, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। तो सबसे बड़ी जो पोर्शन बैंक की इनकम की होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है। और इंटरेस्ट इनकम जो होती है उसमें आपके बहुत सारा एक लॉस, क्रेडिट डिफॉल्ट का भी रिस्क होता है कि लोन आपने दिया उसमें से लेकिन कुछ परसेंटेज डिपेंडिंग अपॉन द बैंक, किसी का 5% NPA होता है, किसी का 2%, वो वापस नहीं आता है। तो वो लॉस का खतरा होता है। तो हमने देखा पिछले 10-12 साल में हमने देखा इंडियन बैंक्स में बहुत सारा जो क्रेडिट पोर्टफोलियो था वो खराब हो चुका था, बिकॉज पहले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, रिसेशन आया, बहुत सारी चीजें आई, तो जो बैलेंस शीट पे बहुत बुरा असर पड़ा। तो बैंक्स के जो इनकम है, जो हमने इंटरेस्ट इनकम की बात की, उसके अलावा और एक इनकम होती है जिसको नॉन इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। जैसे किसी ने डिमांड ड्राफ्ट बना लिया, उसको चार्ज लिए, किसी ने लॉकर खोला, उसको चार्ज ले लिए। तो ये इनकम पहले कम होती थी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ टाइम से बैंक्स ने ये चार्जेस बढ़ाए हैं। जैसे हम अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या PNB है, या यहाँ पे J&K बैंक अगर हम देखें स्टेट ओन्ड बैंक है, तो इनमें ये वाले चार्जेस बहुत कम होते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लूंगा। 2013 की स्टडी में मेजर इनकम जो होती थी नॉन इंटरेस्ट इनकम, प्राइवेट बैंक्स में लगभग 25 से 30% नॉन इंटरेस्ट इनकम का पोर्शन होता था। और पब्लिक बैंक्स में ये 5%, मीन सस्ती सर्विसेज थी। लेकिन जब मैंने कहा कि लॉसेस हुए, बहुत सारे NPAs हुए और कंपटीशन बढ़ा, नए कॉस्ट इमर्ज हुए, फिनटेक पे कॉस्ट लगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा, तो बैंक्स कहीं ना कहीं से अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंप्रूव करने के लिए छोटी छोटी सर्विसेज पे चार्जेस लगाने लगे। जैसा प्रोबब्ली आई स्टॉप यू देयर, पॉज यू देयर, बिकॉज हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने बहुत सारे चीज़ें टच की। एक तो आपने ऑपरेशनल कॉस्ट कहे, आपने कहा कि फिजिकल स्पेसेस जो हैं उसके कॉस्ट होते हैं, मुलाजमीन है, ह्यूमन रिसोर्स है, ये सारी कॉस्ट हैं। इनाम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। नाउ दैट वी सी, आए दिन हम कह रहे हैं कि बैंकिंग जो है ना अब डिजिटाइज हो रही है, कई जगह तो बहुत सारी सर्विसेज है जो कम्प्लीटली डिजिटल हुई हैं, तो उससे एक आम तासुर जो मिलता है कि दैट दीज कॉस्ट कम क्या, ये तो ख़त्म ही होनी चाहिए। कि अब जो इसमें एक पैसा, अगर मैं जो एजाज साहब ने कहा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ना टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका पैसा है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ किसी पर्टिकुलर बैंक का तो जिक्र करना नहीं है, कोई भी ऐप होती है बैंक की, उसको मेंटेन करने के लिए जो पैसा है वो, लेकिन वो ऐप के थ्रू जब मैं ट्रांजैक्शंस वगैरह करता हूँ या बाकी चीज़ें हैं, इनमें तो ये नेग्लिजिबल या तो खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी कॉस्ट अच्छे खासे हैं जी। और दूसरी चीज़ कि इसकी जो टर्म भी है ना, तो बड़ी एक नेगेटिव है। इसको हिडन कॉस्ट, आई डोंट नो ये टर्मिनोलॉजी भी कैसी है, ये हिडन कॉस्ट है, ये कोई मुस्बत टर्म नहीं लगती है, बड़ी नेगेटिव टर्म लगती है कि ये आपसे छुपाई गई है ये कॉस्ट, और अब जब आपने शायद खुद से कोशिश की है तो ढूंढ के आपने निकाला है कि ये कॉस्ट है। तो आप बताएं, एक तो दो सवाल इसमें, एक तो ये क्या टेक्नोलॉजी से ये कॉस्ट कम होनी नहीं चाहिए और क्या हुए हैं, दूसरी ये चीज़ कि इनको हिडन कॉस्ट, और ये कितने हिडन कॉस्ट हैं जो हम दे रहे हैं आज बैंकिंग में। जी देखिए, दो बातें हैं इसमें। जब हम कॉस्ट की कम होने की बात कर रहे हैं, सही है, टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ कॉस्ट्स बढ़ भी गए, लेकिन मेजरली जो फिजिकल जो एम्प्लॉइज़ का वो कॉस्ट्स कम होते हैं उसमें, या जो ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे कॉस्ट्स थे वो कम हुए। लेकिन क्या चीज़ है कि कॉस्ट्स कम होने के साथ साथ वो कॉस्ट जो कम हुए वो बैंक के हुए,
ओके हाँ, एक कस्टमर के नहीं हुआ, क्योंकि बैंक जब काम करता है, एजाज साहब ने बहुत डिटेल से बनाया। एक तो बेसिक बैंकिंग है जहाँ पे, दूसरा बैंक क्या करता है, बैंक आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके हाँ, वो सर्विसेज आपको, मतलब पहले आप क्या करते थे, आपको बैंक पे अगर आपको किसी को पैसा देना होता था तो आप फिजिकली मतलब वहां से बैंक जाते थे, वहां पे लाइन में खड़े रह के वो पैसा वहां से निकालते थे। फिर आज आप अपने फ़ोन से डालते हैं, इंटरनेट से डालते हैं, या मतलब अपने फ़ोन पे इंटरनेट से ही, या मतलब एमपे के, तो बहुत सारे इजी तरीकों से आप ट्रांसफ़र करते हैं, डिजिटली ट्रांसफ़र करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का बैंक आपसे पैसा लेता है, आपके कास्ट है। दूसरे जो बेसिक सर्विसेज बैंक देता है, फॉर एग्जांपल आपको मैं बताएंगे कि अकाउंट ओपनिंग से शुरू अगर हम करेंगे, आप एक अकाउंट ओपन करते हैं, देन यू हैव टू मेंटेन ए मिनिमम बैलेंस इन योर अकाउंट। अगर आप वो मंथली मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको चार्जेस लगते हैं। देन बैंक आपको क्या करता है, दूसरा जो पहला हमारा डिजिटल आया वो एटीएम की सूरत में हमें आया। आप एटीएम, तो एटीएम के भी 2-3 कास्ट्स होते हैं। सबसे पहला कास्ट एटीएम का है कि आपको जब एटीएम इशू होता है तो आपको उसका एक फी होता है। उसके बाद होता है कि आपको मंथली ईयरली फी जो 6 मंथ से 1 साल में, उसको भी आपको एक चार्जेस देने होते हैं। ईयरली चार्जेस होते हैं, वो साल में आपको 2 बारी काटते हैं या किस तरह से काटते हैं। उसके बाद आप इस एटीएम को यूज करते हैं, आप कितनी बारी यूज करेंगे इसको। आप अगर वो लिमिट क्रॉस करें, किसी बैंक के पास 5 है, किसी ने 10 रखे हैं, तो अगेन आपको बैंक चार्ज करता है। तीसरी बात है, आप जाते हैं ये एटीएम आप करते हैं बहुत सारे मर्चेंडाइज प्लेसेस पे आप करते हैं यूज, तो जो वो आपका मर्चेंट होता है आपसे पैसा नहीं लेता है बैंक, लेकिन उससे भी वो पैसा चार्ज करता है अगर आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये हो गया लाइक इस तरह से। इसी तरह से आप अगर ट्रांसफर्स करते हैं तो उनके भी चार्जेस होते हैं। तो ये जी सो ये जो समझने की कोशिश करें कि ये जो सारी ईज आई है बैंकिंग में, हाँ, इट हैज कम एट अ कॉस्ट, इट कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ मनी, देयर आर नो फ्री लंच, एग्जैक्टली जैसे एजाज साहब को कहते हैं। सेकंड, फिर आप इस मनी को मेंटेन करने के लिए बैंक में भी दूसरे, फॉर एग्जांपल आप करते हैं एसएमएस सर्विस आपको होती है, या दूसरी आप इंटरनेट। इवन मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, रिसेंटली मैं एक बैंक पे गया, ब्रांच पे, मुझे एक एनुअल स्टेटमेंट चाहिए था। तो मैं गया, मैं एनुअल स्टेटमेंट, उन्होंने वहां से फॉर्म, पहले ये फॉर्म नहीं होता था, तो उन्होंने फॉर्म मैंने जब पढ़ा तो मैंने देखा कि फॉर्म में लिखा है कि इट विल चार्ज, आपको स्टेटमेंट के लिए प्रिंट आउट के लिए कास्ट देना है, आपको डिसाइड की 10 रुपीज पर पेज। हाँ, तो मैंने सोचा इज देयर एनी अदर, कहा कि इज देयर एनी अदर वे कि मैं ये 10 रुपीज नहीं करना, क्योंकि एनुअल स्टेट में बहुत सारे पेज हैं। तो जो वहां पे काउंटर पे बंदा बैठा था उसने कहा कि मे बी यू कैन आस्क ऑनलाइन, या आप खुद एक्सेस कर सकते हैं। तो देन मैंने ऑनलाइन आस्क किया, वो मुझे फ्री मिला। तो इसमें ये भी और बात मैं ऐड करना था, हमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, कि हमें कौन सी सर्विस अवेल करनी है, कौन सी सर्विस हमें अपने अकाउंट के साथ लिंक रखनी है, क्या हमें उसका फायदा है कि नहीं है। एग्जैक्टली, आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट बात आपने ये भी कही, मैं नाज़रीन को ये भी बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आदतन कई लोग जो हैं अभी भी ब्रांचेस पे जाते हैं, और महज मैं उसको आदतन कहूँगा, जबकि बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आपको आपके फ़ोन पे, आपके लैपटॉप पे ऑनलाइन, जो जिसके लिए आपको फिजिकली बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो आदतन वहाँ जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने तो कम से कम देखा होगा कि पिछले 5-10 साल में जो है बैंक्स में जो है फुटफॉल बहुत कम हुआ है ब्रांचेस में, और मेरे ख्याल से एजाज साहब इसका जवाब सही से देंगे। आई गेस शायद ब्रांचेस भी कई बैंक्स की कम हुई होंगी। रिट्रेंचमेंट हैज़ बीन डन अक्रॉस, आई थिंक इवन अगर आप बड़ी बैंक्स की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, जब उन्हें मर्जर किया था, आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2 बैंक्स को टेक ओवर किया था, देना बैंक एंड विजया बैंक, राइट। तो बहुत सारी ब्रांचेस की उनकी जहाँ पे फुटफॉल, बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कैसे कम हो जाते हैं। बेसिकली बहुत सी ट्रांजैक्शंस हमने, अगर नॉर्मली स्टडी का मैं आपको कोट करूंगा कि 80% ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द बैंकिंग ब्रांचेस आर ईदर डिपॉजिट ऑफ मनी, विड्रॉल ऑफ मनी और ट्रांसफर।
राइट। तो ये तीनों चीजें ऑटोमेट हो सकती है थ्रू एटीएम्स, कैश डिपॉजिट मशीन्स एंड ई बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, राइट। तो कोशिश की गई कि फॉर्चुनेटली सिंस लास्ट 5-7 years मोबाइल इंटरनेट कॉस्ट्स हैव कम डाउन, स्मार्टफोन्स हैव बिकम चीपर, पेनिट्रेशन मोबाइल फोन की काफी ज्यादा हुई, और इंपॉर्टेंटली फिनटेक बहुत तेजी से आगे बढ़ा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो हुई, जो बेस्ड हुई। और इंडिया का जो रेगुलेशन है, जैसे कि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इनाम साहब ने, कि जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं कार्ड के थ्रू हमको चार्जेस लगते हैं। वो क्यों था? क्योंकि दो बड़ी ग्लोबल कंपनी मास्टर कार्ड एंड वीजा, वो मोनोपोली रखी थी मार्केट पे कि उनके थ्रू सारे ट्रांजैक्शंस होते थे, तो उनको चार्ज देना पड़ता। बैंक्स हैड टू पे देम, दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू चार्ज कस्टमर्स। अब इंडिया ने अपना रुपए निकाला, सो दैट इज जो कि जनधन अकाउंट्स में सारे कार्ड्स रुपए बेस्ड है, तो उसमें आप देखेंगे उसमें चार्ज बहुत कम होते हैं, और कुछ में तो बिल्कुल ही नहीं होते। इसी तरीके से अगर आप इंटरनेट के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, वहां पे पेमेंट गेटवेज होते हैं, पेमेंट गेटवेज में आपका जो पेमेंट गेट वो चार्ज ले जाता है। अब इंडिया ने यूपीआई लाया, सो दैट इज एनपीसीआई का अपना क्रिएशन, अगेन चार्ज आर कमिंग डाउन। तो जितनी हमारी टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंस बाहरी चीजों पे थी इंडिया का बैंकिंग सिस्टम पे, इंटरनली तो कॉस्ट ज्यादा थे। अब कन्वीनियंस भी बढ़ी है, कॉस्ट डिफरेंट तरीके के आए हैं, जैसे कि अब चेक अगर बाउंस होता है उसका भी कॉस्ट लगता है, वो अलग चीज है। लेकिन जो ट्रांजैक्शंस की जो कॉस्ट है या थर्ड पार्टी ऑपरेशंस बैंकिंग थे, वो डाउन हो गए, वो कम हो रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कंपटीशन बहुत ज्यादा बड़ा है, बैंक के जो मार्जिन है वो बहुत कम हो रहे हैं, और लॉसेस बढ़े हैं पिछले 8-10 साल में बिकॉज ऑफ रिसेशन, बिकॉज ऑफ ग्लोबल कंडीशंस। बैंक बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट फेलियर्स हुए इंडिया में, बहुत सारे एनपीएज हुए, हमने बहुत बड़े नाम सुने। उस वजह से बैंक्स का स्ट्रेस जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहे हैं कि हम नॉन इंटरेस्ट इनकम को ज्यादा बढ़ाएं। हालांकि बैंकिंग इंडिया में वेल रेगुलेटेड है, आरबीआई के तहत हर एक चार्ज, हर एक इंटरेस्ट रेट दैट इज रेगुलेटेड। लेकिन कुछ पोर्शन, जैसे हम सेविंग बैंक अकाउंट की बात करें, उसमें आपको आरबीआई बोलता है कि आपको मिनिमम इतना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट देना है, आप इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। कुछ बैंक जो नए बैंक्स हैं वो बोलते हैं हम 3.5 नहीं देंगे, हम 6% देंगे, लेकिन आपको हमारे पास 1 लाख मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। सो दे आर इन ए वे मैथमेटिकली ऐसा मॉडल बना है कि वो आपका एक टर्म डिपॉजिट की तरह बनता है, क्योंकि 1 लाख बंद रखना है, जो कि आपको टर्म डिपॉजिट पे ऑलरेडी मिल रहा है। सो बैंक्स आर प्लेइंग विद नंबर्स सो दैट अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि कंज्यूमर के राइट्स को कुछ ऐसा किया जाए, बिकॉज बैंकिंग सिस्टम इज वेल रेगुलेटेड इंडिया एंड आरबीआई इज मेकिंग श्योर दैट कंज्यूमर शुड नॉट बी टेकन फॉर अ राइट। एग्जैक्टली, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। इसे एक और नुक्ते की तरफ इनाम साहब मैं आता हूँ कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एजा साहब ने कहा कॉस्ट अगर एक तरफ से कम हो रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके के कॉस्ट आ रहे हैं, बट उन कॉस्ट से हमारी ईजी आ रही है। जी बिल्कुल। और हमने अपने बहुत सारे पिछले एपिसोड्स में जब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे, तो एक हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जब हम बात कर रहे थे, हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। और जब मैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपसे पूछ रहा हूं, और मैं कंप्लीट स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूं, जहां एक तरफ क्रिप्टो है और एक तरफ आपका ऑनलाइन सेविंग्स बैंक अकाउंट है, तो मुझे काइंडली आप ये समझाएं हमारे नाजरीन को कि ये जो कंटेम्प्रेरी इस वक्त डिजिटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्रिप्टो है या बाकी कुछ है, क्या इसके कंपटीशन की वजह से इन जो कंटेम्प्रेरी या जो रेगुलर हम नॉर्मल एवरेज बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, हमारे सेविंग बैंक है, ये ऑनलाइन, क्या इस पे कोई असर पड़ रहा है और इनकी कॉस्ट हमें नीचे नजर आ रही है? क्योंकि अगर लोग ज़्यादा दूसरे कंटेम्प्रेरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाएं, ऑल आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो कंटेम्प्रेरी नए आए हैं, जो प्राइवेट हैं, जो क्या कहते हैं, मैं पब्लिक नहीं कहूंगा उनको, क्या उनकी वजह से कोई कंपटीशन है यहाँ जिससे हमें कुछ कॉस्ट में ऊपर नीचे होता दिखे? दो क्रिप्टो थोड़ा अभी डिफरेंट है कि वो हमारी करेंसी का अभी सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम में हमारे करेंट है वो अभी दूर है। लेकिन जो डिजिटल आया, जो फिनटेक आया, उसमें से बहुत ज्यादा बैंक्स को प्रेशर पड़ा है, कंपटीशन जरूर आया है। और वो जो कंपनीज, फिनटेक कंपनीज ज्यादातर चल रही है, उनका अभी प्रॉफिट मॉडल नहीं है, उनका ग्रोथ मॉडल है। वो काफी सारा पैसा खर्च करते हैं ग्रोथ करने के लिए, तो वो कॉस्ट बहुत कम कर रहे हैं, जिससे ट्रेडिशनल और रेगुलर बैंक्स जो है उन पे बहुत ज्यादा मतलब उनका प्रेशर बढ़ता है और वो भी कॉस्ट कम कर लेते हैं। लेकिन सर्विसेज जहां तक है, सर्विसेज में मतलब ये सब लोग कोशिश करते हैं कि किस तरह से वहां पे हम थोड़ा सा पैसा जमा करें, तो ताकि दूसरा ये होता है, मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब मैं कोई बैंक की सर्विस अवेल करता हूं, मुझे चाहिए कि नहीं।
फॉर एग्जांपल हम डेबिट कार्ड्स की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स की, उनकी बहुत सारी लेयर्स है। आपको गोल्डन होता है, प्लेटिनम होता है, सिल्वर होता है, इसी तरह से दूसरे, देन आपकी जरूरत के हिसाब से उनमें मुख्तलिफ सर्विसेज जो है वो लिंक की होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है तो मुझे मतलब एयरपोर्ट पे लॉन्च में स्पेशल एक्सेस मिलेगी, मुझे इसी तरह से इतनी शॉपिंग पे दूसरी। तो मुझे देखना है कि ये सर्विसेज क्या मैं कितनी बारी ट्रैवल करता हूँ कि मुझे मतलब मैं लॉन्च का यूज करूंगा, लॉन्च का यूज करूंगा, या इसी तरह से मैं मेरी शॉपिंग की कौन सी लिमिट है कि मैं 1 लाख 1.5 लाख एक दिन में कि मुझे इतना बेनिफिट मिलेगा। तो अगर मैं ये सर्विस ये चीजें देखूंगा तो ये हिडन कास्ट जिसको बोलते हैं ये मैं बहुत कम कर पाऊंगा। आई थिंक इनाम साहब कता कलामी माफ, आई थिंक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ। मैं जरा नाजरीन को एक और चीज़ भी बताता चलूँ। ये जो इनाम साहब ने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया है कि आप जो भी सर्विस अवेल करते हैं उसमें जो भी रिस्क या उसमें जो भी कॉस्ट है, आप काइंडली उसको अपने एपेटाइट के हिसाब से देख लें कि आपको आया वो चाहिए। जैसे अभी इन्होंने कहा क्रेडिट कार्ड की बात चल रही थी कि क्रेडिट कार्ड्स में बहुत सारे कार्ड्स हैं जो आपको फ्री मिलेंगे जिसमें मेंबरशिप है नहीं, बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपको मेंबरशिप फी एनुअली देनी पड़ेगी। वो शायद पहले नहीं लें बट एट द एंड ऑफ द ईयर, शायद वो फाइनेंशियल हो, कैलेंडर ईयर हो, वो उसमें लेते हैं। और आपको जरूरी देखना है कि ये क्रेडिट कार्ड किस चीज़ के लिए। इस थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। हाँ, जब हम बैंक्स के पास जाते हैं या बैंक्स हमें अप्रोच करते हैं तो उनके पास क्या होता है, दे हैव टू सेल दीज सर्विसेज, दे अप्रोच यू, दे डू द मार्केटिंग। सो वो आपको कहते हैं कि जब आप अकाउंट खोलते हैं तो वो बोलते हैं कि एक इंश्योरेंस साथ लो। तो ये एक कस्टमर को देखना है। इसी तरह से वो आपको फोन करके बताते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड आपको ड्यू हो रहा है, आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है और उसमें हम ये फैसिलिटीज रख रहे हैं। तो वो एक कस्टमर को देखना है कि क्या ये सर्विस मैं जो ले रहा हूँ ऐसे ही मतलब मैं जेब में रखूंगा, लेकिन इसमें मंथली कास्ट आते हैं, ईयरली कास्ट आते हैं जो हमें वो नहीं बताते हैं। वो ये नहीं है कि वो हाइड कर रहे हैं, लेकिन बताते भी नहीं है पहले, और फिर जब वो करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसका कोई कास्ट, जिसको हिडन कास्ट की टर्म फिर उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इनाम साहब मैं इसी की तरफ आ रहा था, नाज़रीन को ये बता रहा था कि जब भी ऐसे कोई फ़ोन आपके पास आया है या कोई आपका अपना कलीग है या आपका कोई दोस्त है जो ऐसी कोई बात करता है, काइंडली फील फ्री कि आप उससे पूछ लें सब कुछ, आप पूरा अंडरस्टैंड कर लें ये है क्या। और पूरा अंडरस्टैंड करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड कोई अच्छी चीज़ है नहीं, लेकिन हम आपसे ये दरखास्त कर रहे हैं कि आपके लिए वो अच्छी चीज़ है और कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए अच्छा है। मैंने एक और मिसाल मैं यहाँ दे दूँ, मैंने बहुत बार देखा है कि ये मार्च और फेब का महीना एक ऐसा होता है जिसमें टैक्स डिडक्शंस होती हैं, और मैंने देखा है बहुत सारे जो एजेंट्स उन्हें कह लें, जो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज या बहुत सारे वो फ़ोन करते हैं कि आपका टैक्स बना हुआ है तो अब आप ये कर लें उससे, तो तब आपको लगता है कि शायद इमीडिएटली मुझे रिलीफ मिल रहा है, फिर वो आपके लिए बर्डन बनता है क्योंकि आप उसका प्रीमियम दे नहीं पाते हैं। आपको शायद लगता है कि ये उसी साल, और फिर होता क्या है कि उसमें एक एलिमेंट ये भी होता है कि अगर आपने इसको 2 साल तक कंटिन्यू किया तो ये पैसा फॉरगो हो जाएगा, तो वो 2 साल का पैसा भी चला जाता है। तो काइंडली एवरी टाइम आप अपना 1 ही रुपया कहीं पे लगा दें, लेकिन कम से कम वो आप पूछ लें और आप ये भी देख लें क्या वो ज़रूरत है। एजा साहब एक सवाल पीछे छूट गया था, वो ज़रा मैं वापस आऊँ कि जब भी हमने तो कॉस्ट की बात की, थोड़ा सा बेनिफिट्स एक लीवे भी दे दें हम अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जिनने हमारी ज़िंदगी इतनी आसान बनाई हुई है कि हमने ये सुना हुआ है कि जब हम कोई भी फाइनेंशियल सर्विस लेते हैं तो अप फ्रंट तो हम एक वो सर्विस लेते हैं जो हमें पता होता है कि एक सेविंग बैंक खोल रहा हूं तो इसका मतलब है पैसा उसमें डाल सकता हूं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसमें बहुत सारे एड ऑन बेनिफिट्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं कि इसमें ऐसा भी बेनिफिट है। तो काइंडली, बिकॉज मोस्टली आप माने लोगों के बस यही 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें वो इंडल्ज करते हैं, सेविंग है, पीएफ है, तो काइंडली हमारे नाज़रीन को बता दें, आर देयर एनी बेनिफिट्स दैट वी आर मिसिंग ऑन? देखिए, 3 बड़े फैक्टर्स जो हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात की, व्हेनेवर वी चूज कीपिंग आवर मनी समवेयर, वन इज रिस्क, रिटर्न एंड लिक्विडिटी। एग्जैक्टली। जब हम सेविंग्स अकाउंट की बात करते हैं, यहाँ पे रिटर्न्स नहीं देखे जाते क्योंकि बड़े नॉमिनल होते हैं, इन्फ्लेशन से भी कम होते हैं, लेकिन इसमें लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जैक्टली। इट्स नेक्स्ट टू कैश। आपकी जेब में जो कैश है उसके बाद जो मोस्ट लिक्विड चीज़ है वो आपकी सेविंग्स अकाउंट है, आप एटीएम से जाके या चेक से जाके निकाल सकते हैं। तो लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज गिवन बाय। रिटर्न्स इसमें कम होते हैं और रिस्क मिनिमम होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका बैंकरप्ट हो जाता है तो 1 लाख तक आपको इंश्योरेंस है वो सरकार, भारत सरकार देती है। मीन्स अगर आपका बैंक डिफॉल्ट हो गया, मीन्स ये नहीं है, तो आपका जो अकाउंट है अप टू 1 लाख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इंश्योर्ड है। So which means there is a risk is taken care of up to 1 lakh। रही बात अब अकाउंट टाइप्स होते हैं, हर एक बैंक, वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, इनकी रेंज ऑफ सेविंग्स अकाउंट होती है। सबसे बेसिक होता है नो फ्रिल्स अकाउंट, जिसमें आपको एक एग्जांपल जनधन अकाउंट की मिलेगी, जो कि बड़ी वाइड स्केल पे चला,
जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको एक कार्ड भी मिलता है रुपए कार्ड, उसमें आपको एक बेसिक सी ट्रांजैक्शंस की फ्री होती है, लेकिन उसमें डिजिटल बैंकिंग नहीं मिलती है। ओके। हाँ, उसमें चूंकि एवरेज क्वार्टरली बैलेंस या एवरेज मंथली बैलेंस नहीं रखना पड़ता है, उसके बेनिफिट्स भी बहुत कम होते हैं। उसमें चेक लीव्स नहीं मिलते हैं, उसमें आप स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते, उसमें पासबुक पे एंट्रीज होती है, उसमें एक रुपए कार्ड मिलता है जिसमें बेसिक ट्रांजैक्शंस होती है, और वो आप एक एंट्री लेवल जो कि अनबैंक्ड पॉपुलेशन है उसके लिए वो टारगेट होता है, या स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनके पास बहुत कम या AQ भी नहीं रख सकते। इसके अलावा आते हैं फिर जनरल सेविंग्स अकाउंट। जनरल सेविंग्स अकाउंट में आपका एक ATM कार्ड होता है जिसमें एक लिमिट अच्छी होती है, मतलब 20-40 हज़ार तक भी, 50 हज़ार तक भी कुछ बैंक एलो करते हैं, पर डे आप निकाल सकते हैं। उसमें आपकी डिजिटल बैंकिंग के सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मोबाइल, ई-बैंकिंग वगैरह, उसमें आप इसके अलावा फिर आते हैं प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट, जिसमें कुछ लोग अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से गोल्ड बोलते हैं, कुछ लोग प्लैटिनम बोलते हैं, कुछ लोग पिंक अकाउंट्स बोलते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द बैंक उन्होंने अपनी एक लेबल दिया, अपना ब्रांड नेम दिया है प्रीमियम अकाउंट्स के। प्रीमियम अकाउंट्स में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब हम ATM से कैश निकालते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है। अगर हम J&K बैंक की बात करें तो 40 हज़ार का लिमिट है दिन का। लेकिन अगर आप J&K बैंक का ही कोई बेटर लेंगे या SBI का या HDFC का बेटर लेंगे, उसमें आप 1 लाख तक भी विड्रॉ कर सकते हैं पर डे। इसमें आपको नंबर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट्स कितने महीने में बनेंगे, उसमें कुछ बैंक्स फ्री में बना के देते हैं। उसमें चेक लीव्स कितने होंगे आपके चेकबुक में, वो बहुत सारे, किसी जो बेसिक जनरल अकाउंट में 20 लीव्स होंगे, इसमें आपको 100 लीव वाला मिलता है। राइट। इसके अलावा आपको अगर आप लॉकर फैसिलिटी लेंगे तो उसमें आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं। जो जनरल सेविंग अकाउंट है उसमें IMPS में बहुत सारे बैंक्स चार्जेस नहीं, कम चार्जेस काटते हैं। जब आप प्रीमियम लेते हैं उसमें IMPS अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, उसमें कोई चार्जेस नहीं करते। तो आपके सर्विस चार्ज जो है, जितना आप प्रीमियम तब आपको बैंक कंसिडर करता है जब आप अपना पैसा बहुत देर तक बहुत सारा उनके पास रखेंगे, तब आप प्रीमियम अकाउंट है। तो अगर आप प्रीमियम है तो आपको हम चार्जेस में छूट देंगे, लेकिन अगर आप जनरल अकाउंट है, उतने ज्यादा पैसे नहीं रखते, तो आपको हर एक सर्विस के लिए अलग अलग से पे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वो जो आपने पहले कहा कि वो ऑपरेशनल मॉडल है। एजा साहब माफी चाहूंगा, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हुआ चाहता है यहाँ, तो हम अपने मेहमानों से उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और नाजरीन, मैं फिर से आपसे बताता चलूं, जो एक इंपॉर्टेंट बात इनाम साहब ने यहाँ पे कही थी, मैं उसको रिपीट करता चलूं कि आप जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो पहले ज़रूर ये देखें कि आपके लिए क्या वो इंपॉर्टेंट है और क्या रेलेवेंट है। दूसरी चीज़, उसके बारे में सवाल करने में परहेज ना करें। ये जिससे भी है, आपका दोस्त है, आपका नेबर है, ऑनलाइन आया है, कोई कॉल आई है, तो काइंडली सारे सवालात पूछे, उसके बाद आप वो फैसला लें। और इस वादे के साथ कि अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स।